अपने नाम से ज़्यादा वो लड़की माधुरी दीक्षित के नाम से जानी जाती थी। हिरनी जैसी बड़ी बड़ी और खूबसूरत आंखें, लंबी खड़ी नाक, गुलाब के फूल की तरह होंठ और सुराहीदार गर्दन, मुस्कुराहट ऐसी कि किसी को भी अपना दीवाना बना ले। मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की थी वो, और उसका नाम था अनुपमा। हर लड़का उसका दीवाना था, लेकिन राहुल उन दीवानों की लिस्ट में सबसे आगे था। राहुल वैसे था तो सांवला सा दुबला पतला लड़का, लेकिन ठकुरैती तो उसके रग रग में दौड़ती थी। चाल ढाल बातचीत से लगता था कि ठाकुर खानदान का लड़का है। यही सब चीज़ें उसके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाती थी। राहुल खुद अपने कॉलेज को नहीं जाता था, लेकिन ठीक समय पर अनुपमा के कॉलेज पहुंच जाता था। राहुल का अनुपमा के आगे पीछे घूमने का ये सिलसिला शुरू हो चुका था। चूँकि दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे, तो दोनों ही एक दूसरे के बारे में सब बातें अच्छे से जानते थे। अनुपमा खुद भी ठाकुर परिवार की थी, तो दोनों परिवारों में आना जाना भी था। राहुल की छोटी बहन अनुपमा की सहेली थी, जिस कारण उस अनुपमा का राहुल के घर आना जाना होता ही रहता था। आने जाने के कारण अब दोनों में हल्की फुल्की बातचीत भी होने लगी थी। धीरे धीरे वक्त बीता और इस बातचीत के सिलसिले ने प्रेम का रूप ले लिया। अनुपमा अपनी माँ से बहुत डरती थी, इसीलिए वो किसी भी तरह से राहुल का साथ देने के लिए हामी नहीं भर पा रही थी और इस रिश्ते को सबसे छुपा के रखना चाह रही थी। वहीं राहुल इस रिश्ते में आगे बढ़कर सबकी सहमति से उससे शादी करके अपना परिवार आगे बढ़ाना चाह रहा था। लेकिन हर बार अनुपमा की मजबूरी उसे ये कदम उठाने से रोक देती थी। लेकिन कहते हैं ना कि इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुप सकता है। यही उन दोनों के साथ भी हुआ। उनकी प्रेम कहानी भी मोहल्ले वालों के साथ साथ उन दोनों के परिवारों तक भी पहुंच गई। अब यहाँ से शुरू हुई प्रेम की असली परीक्षा की घड़ी। प्रेम भरे दिन खत्म हो गए और पाबंदियों का दौर शुरू हो चुका था। अनुपमा का कॉलेज जाना बंद हो गया था। माँ के सख्त पहरे में अब दिन कटने लगे। घर से निकलना तो दूर, छत पर तक जाना बंद हो गया था। ऐसे विरह की घड़ी में दोनों का जीना मुश्किल होता जा रहा था। एक दूसरे से मिलना तो क्या, देखना तक नसीब नहीं हो रहा था। अंत में इस जुदाई के गम से निकलने के लिए राहुल ने अपना वो कदम उठाया जो वो शुरू से ही उठाना चाहता था। उसने अपने परिवार में बात करी और अनुपमा से शादी करने की इच्छा व्यक्त की और शादी न होने की स्थिति में जान देने तक की बात भी कह डाली। चूँकि राहुल घर का लाडला लड़का था, तो सभी थोड़ा नानुकुर करने के बाद उसकी शादी के लिए राजी हो गए। उसका बड़ा भाई वैसे तो नहीं चाहता था कि उस परिवार से कोई रिश्ता बने, लेकिन भाई की मोहब्बत में वो भी मान गया। आज राहुल बहुत खुश था, क्योंकि उसके घर वाले उसकी शादी की बात करने अनुपमा के घर जाने वाले थे। चूँकि दोनों एक ही बिरादरी के थे, तो शादी की मंजूरी न होने की गुंजाइश बहुत ही कम थी। चूँकि रिश्ता लड़के वाले लेकर जा रहे थे, इस बात पर राहुल के घर वाले और राहुल खुद भी निश्चिंत था कि रिश्ता तो मंजूर हो ही जाएगा। तय समय पर राहुल के घर वाले रिश्ता लेकर अनुपमा के घर पहुँचे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अनुपमा की माँ ने ना सिर्फ उनका रिश्ता ठुकरा दिया था, बल्कि बेइज्जत करके उनको अपने घर से भी निकाल दिया था। राहुल के घर वाले ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने ये निश्चय किया कि अब चाहे जो भी हो जाए, वो लोग उस लड़की को अपने घर की बहू कभी नहीं बनाएंगे। घर लौटकर उन्होंने राहुल को उस लड़की को भूल जाने के लिए कहा और रिश्ता ठुकराने की बात बताई। राहुल ने बोला कि वो अनुपमा के पिताजी से एक बार खुद बात करेगा और उन्हें समझाएगा, लेकिन उसके घर वालों ने मना कर दिया। राहुल ये बात समझ नहीं पा रहा था कि कैसे और क्यों अनुपमा की माँ ने रिश्ता ठुकरा दिया। अब राहुल को भी अनुपमा को भूलने की हिदायत मिल गई थी, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और उसने अपनी जान देने का फैसला किया और जहर खा लिया। राहुल ने जहर खा लिया है, ये बात किसी को भी पता नहीं चली, लेकिन जैसे ही उसकी हालत बिगड़नी शुरू हुई, तब घर वालों को शक हुआ और उससे पूछने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और राहुल बेहोश हो चुका था। राहुल के बेहोश होते ही घर में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में उसको लेकर सब अस्पताल की तरफ भागे।
अस्पताल में भर्ती कराया गया उसको और सब उसकी सलामती की दुआ मांगने लगे। माँ और छोटी बहन का तो रो रो कर बुरा हाल था। बड़ा भाई चिंतित और गुस्से में था। उसने ठान लिया था कि अगर राहुल को कुछ हो गया तो वो अनुपमा के घर वालों को नहीं छोड़ेगा। एक बस बड़ी बहन ही थी जो धैर्य से काम ले रही थी और सबको संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डर उसके मन में भी था। समय बीता और इलाज का असर कहे या दुआ का, राहुल अब खतरे से बाहर आ गया था और 1-2 दिन बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। घर आकर अब वो काफ़ी ठीक महसूस कर रहा था। घर वाले सब उसका ध्यान रखे हुए थे, किसी भी तरह से उसको अकेला नहीं होने दे रहे थे। सब लोग उसे देखने आ रहे थे, हर कोई उसे इस हाल में देखकर दुखी था। दिन भर लोगों का आना जाना लगा हुआ था। जो जैसे होता उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। सबके साथ होने पर भी राहुल को अकेलापन महसूस हो रहा था। कोई था जिसकी कमी उसको खल रही थी और वो कोई और नहीं, उसकी अपनी मोहब्बत अनुपमा थी, जिसने उससे मिलना तो दूर की बात है, हाल भी जानने की कोशिश नहीं की थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो इतनी बेवफा कैसे हो सकती है। कुछ दिन और बीते और राहुल अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। अब उसने घर के बाहर निकलना शुरू कर दिया था। वो वापस अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट चुका था, लेकिन अभी भी वो अनुपमा को भूल नहीं पाया था। इसीलिए दिन भर वो अपने घर के बाहर खड़े होकर बस अनुपमा के घर की तरफ ही देखता रहता था कि शायद उसकी एक झलक ही उसे देखने को मिल जाए। लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि अनुपमा के ऊपर सख्त पहरा बिठा रखा है उसकी माँ ने, और राहुल था जो उसे बेवफा समझ बैठा था। कुछ और समय बीता और बात पुरानी हो गई। अब धीरे धीरे अनुपमा का पहरा थोड़ा कम हुआ तो उसका घर से थोड़ा निकलना भी शुरू हुआ। एक दिन ऐसे ही दोनों की फिर मुलाकात हो गई। प्यार भरे सारे पल दोनों की आंखों के सामने आ गए। दोनों का दिल एक दूसरे के लिए फिर से धड़कने लगा। बहुत कुछ कहना सुनना चाहते थे दोनों, लेकिन अचानक से राहुल को गुस्सा आ गया और एक अपनी नफरत में तो दूसरा अपनी मजबूरी में कुछ नहीं कह पाया। राहुल की आंखों में अपने लिए प्यार की जगह नफरत को देख लिया था उसने। उसका दिल टूट गया था, क्योंकि जिन आंखों में उसके लिए सिर्फ प्यार होता था, आज उन्हीं आंखों में इतनी नफरत। समझ नहीं पा रही थी वो कि क्या कहे और कैसे कहे, और राहुल कुछ सुनना भी नहीं चाहता था। ऊपर से बड़े भाई की कसम ने भी उसके कदम को रोक रखा था। लेकिन मोहब्बत आखिर कब तक रुकती? हर कसम हर जख्म भूली जाती है। वही उनके साथ भी हुआ। एक दिन आखिर दोनों अपने गिले शिकवे भूल कर मिले। अनुपमा ने माँ के इनकार की जो वजह बताई, वो आज भी एक बड़ी वजह प्रेमी जोड़े के आत्महत्या की है, और वो वजह है समाज में प्रेम विवाह को स्वीकार नहीं करने की। और अगर कोई घर वालों के खिलाफ जाके शादी कर भी लेता है तो उनको घर की इज्जत बचाने के नाम पर जान से मार डाला जाता है। समाज में अपनी इज्जत बचाने के नाम पर ही अनुपमा की माँ ने भी शादी के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वो घर में सबसे बड़ी थी। घर में उसकी अपनी 2 छोटी बहन और चाचा की 3 बेटियों के भविष्य के बारे में सोचने का हवाला देकर माँ ने उसका मुंह बंद कर दिया था। मजबूरी में वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही थी। ऊपर से राहुल उस वक्त कुछ काम भी नहीं करता था। इसको भी वजह बनाकर रिश्ता ठुकरा दिया था उसकी माँ ने। अब राहुल को अपनी सोच पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि कैसे उसने अपने प्यार पर भरोसा नहीं किया, बल्कि उसको बेवफा समझा। उसने एक बार भी कोशिश नहीं की ये जानने की कि क्यों उसने अपनी माँ के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, क्यों वो प्यार को भूल के उसके ही खिलाफ हो गई। अब राहुल को अपने प्यार पे गर्व हो रहा था। अब उसने ठान लिया था कि अब चाहे जो भी हो जाए वो उससे हर हाल में शादी करेगा। उसने अनुपमा को आश्वासन दिया कि वो उस पर भरोसा रखे और जल्दी ही वो उसकी माँ को मना लेगा। अब उसने नौकरी करने की ठानी और दुबई चला गया। वहाँ वो मजदूरी करने लगा। अभी उसको गए 4 महीने ही हुए थे कि इधर अनुपमा की माँ ने उसका रिश्ता राजस्थान में तय कर दिया। चूँकि उस वक्त मोबाइल उतना प्रचलन में नहीं था, तो अनुपमा से संपर्क करना राहुल के लिए बहुत ही मुश्किल था। इधर अनुपमा की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी और उधर राहुल सब बातों से बेखबर अपनी शादी के सुनहरे सपने बुन रहा था। पूरे मोहल्ले में बस एक के ही घर पर लैंडलाइन का फ़ोन था,
जिस पर राहुल फ़ोन करके अपने घर वालों से बात कर लेता था। राहुल के बड़े भाई ने उस घर के लोगों से कह दिया था कि अनुपमा की शादी की बात राहुल को ना बताएं। आखिर वो दिन भी आ गया जब अनुपमा की बारात आई और घोड़े पर दुबला पतला मरियल सा बड़ी उम्र के आदमी को दूल्हा बना देखकर सब लोग अनुपमा की किस्मत पर अफसोस करने लगे। पढ़ी लिखी लड़की के लिए अनपढ़ उम्र दराज और ट्रक चालक दूल्हा देख सबको अनुपमा की मां पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अनुपमा बेहद खूबसूरत और दूल्हा एकदम बेकार, बेमेल जोड़ी जैसे दिन और रात। लेकिन शायद उसकी किस्मत में राहुल नहीं यही लिखा था। खैर शादी हो चुकी थी और अनुपमा विदा होके ससुराल चली गई थी। उसकी शादी के 2 महीने के बाद ही राहुल का वतन वापस आना हुआ। जब राहुल वापस आया तब उसको लड़की की शादी के बारे में पता चला। बहुत रोया वो, बहुत कोसा सबको उसने। उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। अब उसका मन नहीं लग रहा था। वो गली, वो शहर, वो घर सब जैसे उसको खाने को दौड़ रहा हो। अब उसने वापस दुबई जाने का फैसला किया। घर वालों ने बहुत रोका लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और वापस चला गया। राहुल के जाने के बाद अनुपमा के ससुराल से अनुपमा के घर पर किसी ने फ़ोन कर बताया कि अनुपमा के साथ क्या क्या जुल्म और सितम हो रहे हैं वहाँ पर। अनुपमा का जीना मुश्किल हो रहा था वहाँ। फिर एक दिन खबर आई कि किसी सज्जन व्यक्ति ने अनुपमा के घर वालों को फ़ोन करके बस ये कहा था कि अपनी लड़की की जान बचाना चाहते हो तो उसे आकर यहाँ से वापस ले जाइए। घर वाले सब घबरा गए कि आखिर शादी के 4 महीने बाद ऐसी क्या बात हुई जिससे उनकी बेटी की जान पर बनाई। वो लोग सोच रहे थे कि शायद कोई उन लोगों को डराने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उनकी बेटी जरूर उनको बताती, जबकि वो तो हमेशा अच्छे से ही अपना हाल बताती थी। खैर बात आई गई हो गई। उन्हें लगा किसी ने गलती से उसको फ़ोन कर दिया होगा। कुछ दिन बाद अचानक पड़ोसी भागते हुए लड़की के घर आए और बोले कि चलकर फ़ोन पर जल्दी से बात करिए। अनुपमा की माँ भागकर फ़ोन पर आई और बात सुनते ही बेहोश हो गई। होश आने पर रोते रोते बोली कि बेटी के ससुराल से फ़ोन था, बेटी की हालत बहुत ख़राब है, जान का खतरा है, तो लेकर जाने के लिए बोला है। बिना वक्त गवाए ही अनुपमा के पिता और भाई अलवर के लिए निकल गए। 4 दिन बाद जब वो लोग लौट कर आए तो लड़की उनके साथ थी। सूख कर कांटा हो गई थी। शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि खुद के पैरों पर खड़ी होकर चल भी सके। भाई गोद में लेकर घर के अंदर गया। पलंग पर लिटाया तो लगा कोई 4-5 साल का बच्चा है। पूरे मोहल्ले में अनुपमा की हालत की खबर फैल गई थी। जो सुनता भागकर देखने आ जाता उसको। कमज़ोर इतनी हो गई थी कि मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। दूसरे दिन उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। 1 महीना अस्पताल में रहने के बाद जब वापस घर आई तब उसने जो आप बीती सुनाई उसे सुनकर हर आंखों में आंसू आ गए। सब अनुपमा की मां को कोसने लगे कि क्यों झूठी शान, खोखले रिवाज और समाज को दिखाने के लिए बेटी को बलि चढ़ने को दे दिया। वो तो समय से पता चल गया और अनुपमा वापस आ गई। अगर पता नहीं चलता तो शायद लड़की की लाश भी नहीं आ पाती। अब सबसे ज़्यादा अनुपमा की मां को दुख हो रहा था। आत्मग्लानि में घुटने लगी थी। अनुपमा की आप बीती के एक एक शब्द मानो हथौड़े की तरह उस पर पड़ रहे हों। उसकी बातें सुनकर माँ की आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्हें अब लग रहा था कि आलोक के सच्चे प्यार और उसका रिश्ता ठुकराकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी, जिसकी सजा उनकी बेटी को सहनी पड़ी। सोचने लगी कि राहुल से शादी हो जाती तो बेटी खुशहाल होती और आंखों के सामने भी होती, लेकिन अब अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन अब अनुपमा की माँ ने एक दूसरा फैसला कर लिया था और वो फैसला था अपनी बेटी को उस जानवर से आज़ाद कराने का। मोहल्ले की ही एक लेडी वकील से मिली वो और उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि वो अपनी बेटी को तलाक दिलवाना चाहती हैं। वकील साहिबा ने लड़की से मिलकर सब बातें जानने की इच्छा व्यक्त की ताकि तलाक का केस दर्ज कर सके। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जैसा वो और उनकी लड़की चाहती है वैसा ही होगा। दूसरे दिन वो अनुपमा के घर गई। अनुपमा को देखकर वकील साहिबा सोचने लगी कि इतनी खूबसूरत लड़की का क्या हाल हो गया है।
अब उन्होंने अनुपमा से बातचीत शुरू की तो अनुपमा अपनी आप बीती कहने लगी। उसने बताया कि शादी के बाद हफ्ता 10 दिन तो ठीक बीते, लेकिन एक दिन जब उसका पति उसे लेकर बाजार गया तो एक दुकान पर उसे बैठा कर कहीं चला गया। घंटों बीतने पर भी नहीं आया। तब दुकान वाले ने जानकारी करनी चाहिए कि वो कहाँ रहती है, पर उसे घर का पता भी नहीं मालूम था। जब और अधिक समय बीता तब उसने देखा कि उसकी सास और नंद उसे ही ढूंढते हुए आ गई थी। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसका पति आराम से सो रहा है। सास ने उसे बताया कि जब उसने बेटे को अकेले घर वापस आया देखा तो उसके बारे में पूछा, और बेटे ने जब बोला कि वो बाजार में उसे छोड़ आया है, तब वो और उसकी बेटी उसे ढूंढने को निकले। एक दिन अचानक उसका पति घर आते ही बिना कुछ बोले उसे पीटना शुरू कर देता है। घर वाले बचाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन उनको हटाकर वो उसे पीटता ही रहता है। जी भर पीटने के बाद वो घर से निकल जाता है। रात को दारू पी कर आने के बाद फिर से उसे पीटना शुरू कर देता है। पीटने के बाद वो उससे कहता है कि फ़ोन कर किसी ने उसके और राहुल के प्रेम के बारे में उसको बताया। इसी वजह से उसे अब अनुपमा से नफरत हो गई है। अनुपमा उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है कि अब उसके और राहुल के बीच कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि उसने शादी से बहुत पहले ही उससे बोलना तक बंद कर दिया था, लेकिन उसका पति कुछ भी नहीं मानता है। अब तो रोज का काम हो गया था उसका पिटना। कभी कभी तो क्रूरता की हद हो जाती थी, जब वो उसकी हथेली पर चारपाई का पाया रखकर घंटों उस पर बैठा रहता था। फिर जब उसका मन भर जाता था तब उठता था। तब तक उसका हाथ सूजकर 4 गुना फूल जाता था। अनुपमा की सास और नंद जब जब अनुपमा पर होते हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाती, तब तब वो आदमी उनको भी पीटता था। जाड़े में बिना कपड़ों के वो उसको पीटते हुए खुली छत पर रात भर के लिए छोड़ देता था। किसी तरह से उसकी सास सुबह में दरवाज़ा खोलकर उसे नीचे लाती थी। पूरी रात ठंड में रहने से वो बीमार हो जाती थी, लेकिन उसके पति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो आए दिन अपनी पत्नी पर तरह तरह से अत्याचार करता रहता था। मारपीट तो रोज का काम बन गया था उसका। एक दिन सास के कहने पर ही उसकी ननद ने अनुपमा के घर फ़ोन करके बोला था कि लड़की की जान बचाना चाहते हैं तो यहाँ आकर उसे वापस ले जाइए। लेकिन अनुपमा के घर से कोई भी नहीं गया था उसको लेने। उसके घर वालों को लगा कि किसी ने गलत नंबर मिलाया है। इसी वजह से अनुपमा के घर वालों ने इतना ज़्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया। इधर धीरे धीरे अनुपमा के पति की क्रूरता बढ़ती ही जा रही थी और उसकी हालत और ज़्यादा खराब होने लगती है। तब उसकी है ऐसी हालत देखकर ही उसकी सास ये फैसला करती है कि अब चाहे जो भी हो जाए वो उसको अपने दरिंदे बेटे से बचाकर ही रहेगी। और इसी इरादे से वो अपनी बेटी के साथ बाजार जाकर फ़ोन बूथ से फ़ोन कर उसकी माँ को सब बातें कहते हुए उसे वापस मायके ले जाने की विनती करती है। अनुपमा की आप बीती सुनकर वकील साहिबा की आंखों में आंसू आ गए। अपने को संभालते हुए वो अनुपमा से पूछती है कि वो क्या चाहती है कि उसके पति को कैसी सज़ा मिले। अनुपमा कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसके पति को कोई भी सज़ा मिले, क्योंकि उसने जो भी अत्याचार उस पर किया वो एक कारण से किया, और वो कारण उसकी ही अपनी गलती थी जिसकी सज़ा उसको मिली। उसने कहा कि वो अब वापस उसके पास नहीं जाना चाहती। परिवार वालों से विचार विमर्श करने के बाद तय हुआ कि किसी भी तरह का कोई केस लड़के पर नहीं किया जाएगा। बस तलाक की अर्जी कोर्ट में दाखिल करी जाएगी। निश्चित दिन कोर्ट में तलाक की प्रक्रिया पूरी करने के बाद अर्जी दाखिल कर दी गई। कुछ महीने के बाद राहुल का फिर से घर आना हुआ। इस बार जब वो आया तो उसने अनुपमा को देखा। अनुपमा की हालत देख उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही खूबसूरत अनुपमा है जिसके पीछे सारे लड़के दीवाने थे और जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था। लोगों से अनुपमा के बारे में सारी बातें जानने के बाद उसने वकील साहिबा के पास जाने का सोचा। चूँकि वकील साहिबा भी उसी मोहल्ले की थी तो राहुल को मुलाकात करने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। भाभी भाभी कहते हुए राहुल वकील साहिबा के घर दाखिल हुआ और सारी बातें जानने सुनने के बाद उसने तलाक होने की कितनी उम्मीद है पूछा। वकील भाभी ने बताया
कि तलाक होने की पूरी संभावना है। उसने ये भी पूछा कि तलाक होने में कितना समय लगेगा। वकील भाभी ने बताया कि अगर उधर से कोई हाजिर नहीं होता है या कोई कार्यवाही नहीं होती है तो उम्मीद है कि जल्दी ही तलाक हो जाएगा। राहुल ने वकील भाभी को बोला कि कैसे भी हो ये तलाक जल्द से जल्द करवाइए और खर्च की चिंता बिल्कुल भी ना करें। जितना भी खर्चा आएगा वो सब उठाएगा। वकील भाभी के घर से निकलकर राहुल अपने घर आ जाता है और मन ही मन एक फैसला कर लेता है। दूसरे दिन राहुल अपने घर वालों को अपने लिए हुए फैसले के बारे में बताता है कि वो अनुपमा से शादी करेगा जब उसका तलाक हो जाएगा। राहुल की बात सुनते ही पूरे घर में भूचाल आ गया था। सभी लोग राहुल के इस फैसले का विरोध करते हैं। सब लोग अब घर की इज्जत की दुहाई देते हैं। बिरादरी में नाम खराब होने का डर दिखाते हैं कि समाज क्या कहेगा कि एक तलाकशुदा औरत से शादी कर ली, जबकि अभी तो कुंवारी लड़कियां मिलेंगी उसको। लेकिन राहुल को किसी भी बात का कोई असर नहीं होता है और वो अपने फैसले पर अडिग रहता है। राहुल का बड़ा भाई उसे याद दिलाता है कि कैसे अनुपमा की मां ने उसका रिश्ता ठुकरा दिया था और बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था। लेकिन राहुल अब भी अपने फैसले पर अड़ा हुआ था। राहुल को अपने फैसले पर अड़ा हुआ देख उसके भाई ने साफ साफ कह दिया कि अगर उसने उस लड़की से शादी करी तो इस घर में दोनों को घुसने नहीं दिया जाएगा और दोनों से सभी रिश्ते खत्म कर दिए जाएंगे। अब फैसला राहुल के ही हाथ में था कि उसे क्या करना है, अनुपमा ने शादी या घर वालों से रिश्ता। राहुल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। एक तरफ जहां उसका प्यार, वहीं दूसरी ओर उसका परिवार भी था। भाई की चेतावनी से उसे समझ में आ गया था कि अब कोई भी उसका साथ नहीं देगा। लेकिन अब वो अनुपमा से अलग भी नहीं होना चाहता था। उसे लग रहा था कि जो कुछ भी शादी के बाद अनुपमा के साथ हुआ उसका कारण राहुल खुद ही है और अब शायद भगवान ने अपनी गलती को सुधारने का उसे दूसरा मौका दिया है और अब वो फिर से अपने प्यार को पा सकता है। खैर, उसने अपने को एक मौका देना चाहा और घर वालों की मर्जी के खिलाफ वो अनुपमा के घर चला गया उनसे बात करने के लिए। अनुपमा की मां ने अपने किए हुए फैसले पर बहुत अफसोस जताया और राहुल से माफ़ी भी मांगी कि उन्होंने उसके घर वालों की बेइज्जती करी और उन दोनों के प्यार को समझ नहीं पाई। राहुल ने एक बार फिर से अनुपमा से शादी करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन अनुपमा की मां ने कहा कि जब तक तलाक का केस चल रहा है तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद जैसी भगवान की मर्जी होगी वही होगा। राहुल एक बार फिर हताश निराश होकर वापस घर लौट आया। दुबई लौटने का दिन भी करीब आ रहा था और राहुल समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। उसने वकील भाभी से बात करी और केस को जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए कहा, लेकिन कोर्ट कचहरी का काम इतनी जल्दी कहाँ खत्म होता है। खैर, तय दिन पर राहुल दुबई के लिए निकल गया। जाने से पहले अनुपमा और उसके घर वालों से मिलकर उसने उन्हें अनुपमा की चिंता ना करने को बोला और केस का और अनुपमा का हर तरह से साथ और मदद का वादा किया। दुबई पहुंचने के बाद उसने बराबर अनुपमा और केस की खबर रखनी शुरू कर दी। अब हर महीने उसने अनुपमा को खर्च के लिए कुछ रुपए भी भेजने शुरू कर दिए थे। समय बीता और 1.5 साल में अनुपमा के तलाक का केस भी फाइनल होता दिखने लगा था। इस बीच राहुल को बस एक ही बार इंडिया आने का मौका मिला था। फिर एक दिन वकील भाभी ने राहुल को फ़ोन कर बताया कि अनुपमा का केस फाइनल हो गया और अनुपमा को तलाक मिल गया है। ये खबर सुनकर पता नहीं राहुल खुश हुआ था कि नहीं, लेकिन एक सुकून की सांस जरूर ली होगी उसने। शायद ये सुकून उस दर्द से मुक्ति पाने का था जो दर्द उस अनुपमा ने अपने ससुराल में पति से सहे थे। इस बार जब 2 महीने की छुट्टी में राहुल इंडिया आया तो उसने अनुपमा को उसका इंतजार करते पाया। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए थे। राहुल अभी भी अनुपमा से शादी करना चाहता था, लेकिन राहुल के घर वाले शादी के लिए किसी भी हाल में राजी नहीं थे। घर वालों ने छोटी बहन की शादी में आने वाली परेशानी का हवाला देते हुए उसको रोक लिया था शादी करने से। राहुल भी घर वालों की दलील के आगे कुछ नहीं बोल पाया और एक बार फिर से अपने प्यार की यादों को अपने दिल में संजोए हुए वापस दुबई लौट गया। वापस जाकर उसने बहन की शादी के लिए पैसा जोड़ना शुरू कर दिया। इधर राहुल के घर वाले भी लड़का ढूंढने में लगे रहे
और एक अच्छा रिश्ता मिलने पर उन्होंने उसकी बहन की शादी करवा दी। अब चूंकि कोई और जिम्मेदारी भाइयों पर थी नहीं, तो राहुल ने तय कर लिया कि इस बार वो अनुपमा से शादी कर ही लेगा। इस बार जब राहुल वापस इंडिया आया तो सबसे पहले उसने अपनी माँ को शादी के लिए राजी किया। माँ तो खैर माँ होती है, वो तो बस अपने बच्चों की ही खुशी चाहती है। तो राहुल की माँ भी शादी के लिए राजी हो गई। बड़ी और छोटी बहन को भी कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन बात अटक गई फिर से बड़े भाई की। भाई किसी भी तरह से शादी के लिए राजी नहीं था। उस पर राहुल के भाई ने भी कह दिया था कि अगर शादी करी तो घर से निकाल देंगे। राहुल भी कहाँ हार मानने वाला था। उसने भी ठान लिया था कि इस बार वो तो शादी करके ही वापस जाएगा, भले ही घर से बेघर ही क्यों ना होना पड़े। माँ के आशीर्वाद से उसने वकील भाभी की मदद से कोर्ट मैरिज कर ली, लेकिन अनुपमा को अभी अपने घर लेकर नहीं आया, क्योंकि वो जानता था कि घर में बहुत बवाल होगा। अकेला घर आया, लेकिन शादी की खबर तो भाई को लग गई थी। भाई ने बहुत सुनाया कि समाज में नाक नीची करा दी। एक तलाकशुदा औरत से शादी करके बिरादरी में हुक्का पानी बंद हो जाएगा। सब थू थू करेंगे कि एक कंवारी लड़की तक नहीं मिल पाई जो एक तलाकशुदा औरत से शादी कर ली। राहुल चुपचाप सुनता रहा सब बातें। फिर भाई के शांत होने पर उसने बड़े प्यार से उन्हें समझाने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने तो जैसे ना समझने की कसम खा ली थी। खैर, माँ का आशीर्वाद और बहनों का प्यार राहुल के साथ था, इसीलिए वो अपने फैसले से खुश था। लेकिन समस्या भी ये थी कि राहुल के 2-3 दिन में वापसी के बाद अनुपमा कहाँ रहेगी। अनुपमा की माँ ने बोला जब तक भाई मान नहीं जाता तब तक अनुपमा वहीं अपने मायके में ही रहेगी। जाते जाते राहुल ने मकान के लिए एक ब्रोकर को बोल दिया था। इस बार राहुल जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन जीवन जीने के लिए पैसा भी जरूरी है, इस कारण उसे जाना भी था। दुबई में रहकर वो अच्छा कमा लेता था, इसीलिए उसने अभी कुछ और समय तक वहाँ रहकर कमाने की सोची, ताकि अपने प्यार को, जो अब उसकी पत्नी थी, उसको वो सब सुख दे सके जिसकी वो हकदार है। 3-4 महीने में ही ब्रोकर ने लड़की को उसके घर के ही करीब एक घर दिखा दिया जो उसे पसंद आ गया। राहुल ने घर खरीद लिया और अपनी सास की मदद में से पूरा घर बसा लिया। इसी बीच राहुल ने अपनी माँ का भी ख्याल रखा। अनुपमा भी जब तब मौका देखकर अपनी सास से मिल आती थी। अनुपमा की बहनों का भी उसके घर आना जाना लगा रहता था। राहुल भी साल में 2-3 महीनों की छुट्टी पर इंडिया आता रहता था। 2-3 साल ऐसे ही बीत गए। हर बार राहुल अपने भाई को मनाने की कोशिश भी करता रहा, लेकिन वो नहीं माने। इसी बीच राहुल की माँ भी ईश्वर के पास चली गई। राहुल को लगा कि शायद अब उसका भाई मान जाए, लेकिन जाने कौन सी मिट्टी का भाई था उसका जो नहीं माना, या शायद उसने अनुपमा की माँ के द्वारा हुई बेइज्जती को अभी भी अपने मन से नहीं निकाला था, या निकालना नहीं चाहता था। खैर, अब तो राहुल ने भी कोशिश करना छोड़ दिया था, क्योंकि शायद अब उसे भी समझ आ गया था कि वो कुछ भी कर ले उसका भाई उसे कभी भी माफ़ नहीं करेगा। आज 10-12 साल हो गए और राहुल अब 2 बेटों का पिता बनकर अपनी पहली मोहब्बत के साथ इंडिया में ही नया काम शुरू करके खुशी खुशी अपना जीवन गुजार रहा है। लेकिन आज भी एक आस और उम्मीद से वो अपने बचपन के घर के सामने खड़े होकर कभी मोहल्ले वालों से बातचीत करता, तो कभी अपने बेटों को लेकर आता है और अपने भतीजे भतीजी से मिलवाता है कि शायद कभी तो उसके भाई का दिल पिघलेगा और वो राहुल को गले लगाकर कहेगा कि हाँ, शायद यही अनुपमा तुम्हारे भाग्य में लिखी है। इस कारण मेरे लाख विरोध के बाद भी तुम दोनों शादी करके आज एक सुखी जीवन बिता रहे हो। मैं ही इस भाग्य के खेल को समझ नहीं पाया, लेकिन हर बार राहुल उदासी होकर वहाँ से लौटता है। राहुल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसके भैया मान जाएं, क्योंकि वो अपने भैया से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो उनको खोना नहीं चाहता था। धीरे धीरे करके ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते चले गए। एक दिन भैया भाभी कहीं बाहर जा रहे थे, तभी उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही राहुल को इस बात का पता चला, वो अपनी पत्नी के साथ तुरंत ही अस्पताल पहुंचा। भैया भाभी को बहुत चोटें आई थी, इसीलिए उनको कुछ दिन के लिए अस्पताल में रखना पड़ा।
और अनुपमा यहाँ बच्चों की देखभाल कर रही थी। वो बड़े भैया के बच्चों को भी अपने घर पर ले आई थी। कुछ दिनों के बाद भैया भाभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गए थे, लेकिन वहाँ पर उनके देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उनकी बहनें भैया भाभी को देखने आई थी और देखकर अगले दिन वापस चली गई थी। आखिरकार राहुल अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर बड़े भैया के घर पहुँच गया। अनुपमा पूरे घर को बहुत अच्छे से संभाल रही थी और भैया भाभी का भी पूरा ध्यान रखती थी। उनका चाय नाश्ता खाना दवा सब टाइम पर करती थी। अनुपमा की सेवा देखकर कभी कभी बड़े भैया की आंखों में आंसू आ जाते थे। वो मन ही मन में सोचते थे कि उन्होंने अनुपमा और अपने छोटे भाई के साथ बहुत गलत किया है। धीरे धीरे करके भैया भाभी ठीक हो गए थे। भैया भाभी के ठीक हो जाने की वजह से एक दिन राहुल अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर वापस अपने घर जाने लगा, तो उसके बड़े भैया ने राहुल और अनुपमा के सामने हाथ जोड़ दिए और उनसे माफ़ी मांगी। राहुल ने तुरंत अपने भैया के हाथ पकड़ लिए और उनसे कहा, भैया आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप बस मुझे और अनुपमा को अपना लीजिए, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आज दोनों भाइयों के बीच की दूरियां खत्म हो गई। आज दोनों परिवार बहुत ही खुश थे। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।